हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 90 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अब जो वीडियो बनाई जाएगी पूरी तरीके से आपके जो यूपी में एग्जाम होने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के, उनको फोकस में कर बनाया जा रहा है। और फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ से आपको पीसीएस लेवल और असिस्टेंट प्रोफेसर तक के क्वेश्चन को देखने को यहाँ इस वीडियो में मिलेगा। तो आप अगर उच्च मतलब टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री से, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हम यही प्रयास करते हैं कि आप ऊपर के जो टॉप हैं, मतलब आप इंटर कॉलेज के या टीजीटी के ऊपर के कम से कम टीचर बने, तो इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। और वीडियो में यही आपको देखने को मिलेगा कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है, कि आपको हल्का क्वेश्चन नहीं कराया जाता है। हम आईएएस के क्वेश्चन भी लेकर आए थे, लेकिन आप लोग उसको ज़्यादा रिस्पांस नहीं कर रहे थे आईएएस वाले क्वेश्चन को। तो इसलिए अब जो फोकस रहेगा पूरी तरीके से टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अब बनाया जाएगा, बस वही रहेगा। और ये ज़्यादा लंबा चलेगा वीडियो, क्योंकि फोकस एकदम पूरा टीजीटी, पीजीटी पे है, चाहे वो आपके यूपी के हों या एमपी के हों, तो इसको ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपका होगा जो सिंधु सभ्यता से है क्वेश्चन आज। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? प्रथम धातु कौन है जो भारत में प्रयोग की जाने वाली थी? ऑप्शन ए लोहा, बी ए तांबा, सी ए सोना, डी ए चांदी। तो आंसर आपका हो जाएगा तांबा। भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन है? तांबा आप आंसर कर लेंगे। व्याख्या में देख लीजिए थोड़ा सा। भारत में धातु के प्रयोग का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। तदुपरांत प्राक सैंदो संस्कृति में तांबे कांसे के प्रयोग के साक्ष्य क्या है? मिले हैं। लेकिन धातुओं विशेष रूप से तांबे एवं कांसे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग सबसे पहले सैंदो संस्कृति के लोगों ने किया था। अतः स्पष्ट है कि भारत में प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी। तो भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु जो कौन थी? तो तांबा थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी आप क्वेश्चन को देखेंगे तो पीजीटी जो है, यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का वाचन अभी तक नहीं किया गया। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो अभिलेख है अभी तक उसका वाचन नहीं किया है, उसको पढ़ा नहीं गया है। तो निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। वो कारण क्या है उस पर आपको विचार करना है। ऑप्शन ए कह रहा है, नंबर 1 कह रहा है कि उनकी भाषाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बी कह रहा है अभिलेखों की छोटी लंबाई है। आपका तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तो इसमें से निम्न में से क्या कारण है उसको कूट के सहायता से आंसर करना है। उक्त में से कौन सा सही कारण है? केवल एक और 3, 1 और 2, 1, 2, 3। तो 2 का आंसर जाएगा दोस्तों डी के साथ। तीनों कारण सही हैं, क्योंकि उनके भाषा के बारे में भी कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और उसके जो है लिपि भाव चित्रात्मक है जो सिंधु घाटी सभ्यता की है। और इसके बाद क्या है, अभिलेखों की जो है छोटी लंबाई होने के कारण, और उसके जो भाषा है, भाषा एक ही भाषा में, द्विभाषा में लेखन नहीं है। इसीलिए क्या है, इसको हम कहते हैं कि ये जो सभ्यता है अभी पूरी तरीके से ये नहीं है कि लिखित वाली थी। यहाँ पे जो भी लेखन कार्य हुआ उसको अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं गया है। तो आद्य इतिहास के तौर पे इसको हम देखते हैं, इतिहास नहीं आद्य इतिहास के तौर पे देखते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रा अक्षरों वाली है, जो कि यहाँ से प्राप्त मुहरों, मृद भांडों, ताम्र गुटिकाओं आदि पर मिलती है।
परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक न हो पाने के कारण में उसकी भाषाओं के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध न होना है। अभी उसके भाषा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से उस लेख को पढ़ा नहीं जा सका है। अभिलेखों का छोटा होना तथा किसी भी द्विभाषिक लेखन का न मिलना भी शामिल है। तो ये तीनों कारण शामिल है जिससे अभी क्या है, उनके अभिलेखों को जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं उनको नहीं पढ़ा जा सका है। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और ये देखिए क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रशस्त्र का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था ये बताना चिनाई के कार्य में। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, धौलावीरा में। तो 3 का आंसर डी के साथ जाएगा दोस्तों। धौलावीरा आपका आंसर हो जाएगा, धौलावीरा में। तो हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रशस्त्र का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो किया जाता था कहाँ? धौलावीरा आप याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल है। अब ये भी याद रखना है आपको कि धौलावीरा कहाँ पर है और किस जिले में है। तो गुजरात के कच्छ जिले में है। इसको याद रखिएगा कि गुजरात के जो कच्छ जिला है वहाँ पे धौलावीरा आपका स्थित है। इसको जरूर नोट करते चलिएगा। आगे देखते हैं। इस सभ्यता की खोज वर्ष 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज किसने की है? तो जगपति जोशी। इसको जरूर नोट करिएगा। धौलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रशस्त्र का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धौलावीरा से अनेक जलाशयों के तथा त्रिस्तरीय नगर योजना के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय नगर योजना का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो है धौलावीरा से। उसको याद रखिएगा। धौलावीरा का जल प्रबंधन अद्वितीय था। आगे देखते हैं। 4था नंबर क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? ये भी क्वेश्चन देखिए केबीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ढेंगरी की, कुआं की, नहर की, कुएं पर पुल्ली की। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। कुएं पर पुल्ली की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो कुएं पर पुल्ली की जानकारी नहीं थी, बाकी तीनों की जानकारी थी। तो इसको जरूर नोट करिएगा। व्याख्या देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के लोग, यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। इसकी उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी। यह बाढ़ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी जो भूमि को उर्वरक बनाती थी। कृषि उपकरण प्रशस्त्र एवं कांस्य के बने होते थे। पत्थर और कांस्य के जो है कृषि उपकरण बने होते थे। तो इसको याद रखिएगा कि कृषि जो उपकरण होते थे वो पत्थर के भी होते थे, कांसे के भी होते, दोनों याद रखना है आपको। जैसे हल, कुदाल आदि। मोहनजोदड़ो एवं बनाली से मिट्टी के हल के खिलौने के प्रारूप मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार पूछाता है। यहाँ से यहाँ तक बार बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो एवं बनवाली से, मोहनजोदड़ो एवं बनवाली से क्या है? मिट्टी के हल के खिलौने का प्रारूप मिला है। तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा अलग से। सिंधु सभ्यता के किसी भी पूरा स्थल से नहरों के सिंचाई के प्रमाण सोर्तगुई घाई मिली है। जो सिंधु सभ्यता है कि किसी भी पूरा स्थल से नहरों से सिंचाई के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सोर्तु घाई मिले हैं जो अफगानिस्तान में है। कृषि कार्य के लिए नदियों के जल, वर्षा के जल एवं कुओं का उपयोग किया जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि कार्य के लिए किसका जल का उपयोग किया जाता था? तो नदियाँ 1 हो गया, वर्षा का जल 2 हो गया,
कुआं 3 हो गया, उसी में कुछ और दे देगा, नलकूप दे दिया, तो आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, जैसे ट्यूबवेल उबेल, तो वो नया चीज़ नहीं रहेगा, पुराना ही रहेगा। तो उसमें नदियों का किया जा रहा है, बंदरगाह नहीं दे रहा है, तो बंदरगाह याद रखिएगा। वर्षा जल का हो रहा है और कुओं का प्रयोग किया जा रहा है कृषि कार्य के लिए। ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे धौलावीरा से शैलकुंड जल कुंड का मिलना, शैलकुंड और जल कुंड का कहाँ से मिलना हुआ है, तो वो है धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाता है। कुएं पर पुल्ली के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, कुएं पे क्या है, पुल्ली के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, इनको आप थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 5वां नंबर है, निम्नलिखित किन हड़प्पी स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित किन स्थलों से अग्नि वेदिका के क्या है, प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है लोथल, बनावली, कालीबंगन, रंगपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए सी सही हो जाएगा। लोथल, जो लोथल है और कालीबंगन जो है, वहाँ से आपके अग्नि वेदिका के क्या है, प्रमाण मिले हैं। तो इनको याद रखना है, अग्नि वेदिका के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं और कालीबंगन से, बनावली और रंगपुर से नहीं मिले हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और ये देखिए केवीएस के जो पेपर हुआ है 2018 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर किसी परीक्षा में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है, वो चाहे आपका बीपीएससी क्यों ना हो। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिका के प्रमाण राजस्थान, गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं, जबकि सिंधु बलूचिस्तान के किसी स्थल से अग्नि वेदिका के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको जरूर ध्यान देकर चलिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, और ये देखिए ये भी केवीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। पक्की ईंट के, दीवारों की इंग्लिश बांड प्रणाली के, घोड़िया छत के, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के। तो जैसे ही आपका मेहराब की बात आती है दोस्तों, तो मेहराब ये मध्यकालीन की विशेषता हो जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता की तो विशेषता एकदम नहीं है। तो इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये नहीं मिलता है। बाकी के सब जैसे पक्की ईंटें हैं, ये विशेषता है, दीवारों की ग्रिड पद्धति है, ये भी विशेषता है, घोड़िया छत भी कहीं कहीं मिले हैं। तो इसको आप याद रखेंगे कि इस तरह की विशेषता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से मेहराब यहाँ नहीं बनाया गया है, तो ये तरीका नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जरूर नोट करिए और अच्छे से किताब को पढ़िए। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देखिए। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति कहा जाता है। इस सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी रेखाओं की पद्धति जाल पद्धति भी कहलाती थी। यहाँ के नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीला दुर्ग, पूर्वी टीला आवास क्षेत्र। दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीरों से क्या थे, युक्त थे। आवासीय भवन पक्की ईंटों के बनते थे। मकान 2 मंजिला होता था। खिड़कियाँ जो गलियों की ओर खुलती थी, खिड़कियाँ क्या है, गलियों की ओर खुलती थी। दीवारें इंग्लिश बांड प्रणाली से बनाई जाती थी। दीवारें क्या बनाई जाती थी, इंग्लिश बांड प्रणाली से बनाई जाती थी। छतों का स्वरूप घोड़िया प्रकार की थी। छतों का क्या स्वरूप था, घोड़िया प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता में वैज्ञानिक तरीकों से बनाई गई मेहराब के लक्षण नहीं दिखाई देते। तो इन सब चीज़ों को, विशेषताओं को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छा खासा कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उच्च क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं। उस क्षेत्र का पहचान करना है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए है बलूचिस्तान,
ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, सी है निम्न हिमालय क्षेत्र, डी है उत्तरी महाराष्ट्र। तो इसमें से आंसर जाएगा आपका उत्तरी महाराष्ट्र। तो कहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल प्राप्त नहीं हुए, तो उत्तरी का बोल रहा है, उत्तरी महाराष्ट्र। उत्तरी महाराष्ट्र से ये चीज़ नहीं मिला है, इसको याद रखिएगा। उत्तरी महाराष्ट्र कर दिया है, महाराष्ट्र किया रहता तो अलग बात है। व्याख्या देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल महाराष्ट्र से नहीं प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र का दैमाबाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। उत्तर हड़प्पा सभ्यता का क्या है, स्थल है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान एवं भारत दोनों देशों में है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों, दक्षिणी बालूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब में सैंदोपुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। वहीं भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान से भी इस सभ्यता के 2 पूरा स्थल सेतु घली और मुंडा गाक खोजे गए हैं। 2 पूरा स्थल अफगानिस्तान से भी खोजे गए हैं, जिसका क्या नाम है, सोर्तु घई है और मुंडा गाक है। तो इनको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां नंबर है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें थी 6 से 10 मीटर, 6 व 11 मीटर, 6 व 12 मीटर, 10 व 14 मीटर। तो इसमें आंसर जो देना है दोस्तों, तो आपका आंसर जाएगा ए के साथ 6 और 10 मीटर। मोहनजोदड़ो में किले, जो किले होते थे उनका, वह शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः कितनी होती है थी, तो किले में जो चौड़ी सड़क होती थी वो 10 मीटर की, 6 मीटर की, और जो आपके सबसे शहर में चौड़ी होती थी वो होती थी 10 मीटर को। तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से 33 फुट तक थी। कितनी थी? मोहनजोदड़ो में सड़कों की जो चौड़ाई होती थी वो 13.5 फुट से लेकर 33 फुट तक होती थी। मोहनजोदड़ो के किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 व 10 मीटर होती थी। कितनी होती थी? 6 और 10 मीटर होती थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या थी या क्या है? मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या है? तो अभी हमने ऊपर बात किया है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 33 फीट। मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या थी? 33 फीट। इसको याद रखिएगा। और ये देखिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चनों को जरूर रट डालिए आप। आगे चलते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? और ये देखिए केबीसी में पूछा गया पेपर है, केबीएस में पीजीटी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन ए है असीरियन, अक्काडियन, अरमेइक, ग्रीक। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जाएगा बी के साथ आपका अक्काडियन। आपका 10 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। तो मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? तो अक्काडियन ने सुमेरियन जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उसने भाषा ने सुमेरियन भाषा को क्या है, अक्काडियन भाषा ने सुमेरियन भाषा को क्या कर दिया था? प्रतिस्थापित कर दिया था। तो इसको याद रखिएगा। आगे इसके व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या, फरात और दजला नदी के बीच स्थित मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच में था? तो फरात और दजला नदी के बीच में स्थित था।
मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्यिक, गणित और खगोल विद्या के लिए क्या था? प्रसिद्ध है। 2000 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व के जब अरीसियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। उस प्रदेश की जो है प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कादी, जिसको क्या कहते हैं? अक्कादी लोग थे, अक्कादी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कादी ने सुमेरियन भाषा का क्या कर लिया? स्थान ले लिया, और उस भाषा को अक्कादी या अक्काडियन कहते हैं, ये याद रखिएगा। अक्कादी भाषा सिकंदर के समय ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्र परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर वीडियो लंबी हो गई है तो आगे प्रयास करेंगे कि वीडियो को छोटा लगा जाए, लेकिन दोस्तों थोड़ा बोलने में और उसका व्याख्या पढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन नहीं कराए हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन इसमें रहे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे आप नए हैं तो दोबारा रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।